अप्रैल 1946 मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने एक इंटरव्यू में नए विभाजित मुल्क पाकिस्तान के बारे में एक प्रेडिक्शन किया। पाकिस्तान पर बाहरी शक्तियों का नियंत्रण होगा। जिन्ना और लियाकत अली खान के निधन के बाद पूर्वी पाकिस्तान अलग हो जाएगा। यह पश्चिमी पाकिस्तान को क्षेत्रीय संघर्षों और विभाजन के लिए खुला छोड़ देगा। और ठीक वैसा ही हुआ। पर मजहब के नाम पे बनने वाला मुल्क आखिर दो मुल्कों में क्यों बट गया? क्यों पाकिस्तानी सरकार ने अपनी ही आर्मी को, अपने आवाम को मारने काटने की मंजूरी दे दी? कैसे 1971 में बने बांग्लादेश ने टू नेशन थ्योरी को गलत साबित कर दिया? आइए शुरू से शुरू करते हैं। इक्कीस मार्च 1948 मोहम्मद अली जिन्ना ने ढाका में एक स्पीच में कहा कि पाकिस्तान की सिर्फ एक ही सरकारी ज़बान होगी और वो होगी उर्दू। लिहाजा एक झटके में उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान के बंगाली लोगों से ये कह दिया कि अगर तुम्हें उर्दू नहीं आती तो न तुम्हें नौकरी मिलेगी न इज्जत। ईस्ट पाकिस्तान में लाखों स्टूडेंट्स सड़क पर उतर आए। उनके लिए सिर्फ ज़बान का मसला नहीं था, उनके वजूद का मसला। इस प्रोटेस्ट ने जन्म दिया ईस्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी को, अवामी मुस्लिम लीग। फाइनली 1956 में बंगाली और उर्दू दोनों को ही स्टेट लैंग्वेज एक्सेप्ट कर लिया गया। बट द डैमेज वॉज डन। 1971 में होने वाले सेपरेशन का बीज डल चुका था। ईस्ट पाकिस्तान के लीडर्स और उनकी आवाम को यह समझ में आ गया था कि वेस्ट पाकिस्तान के पंजाबी इलीट उन्हें सोशली और कल्चरली इंफीरियर मानते हैं। इसका एक अजीब उदाहरण भी सामने आया। जब वेस्ट पाकिस्तान ने वेस्टर्न कमोड्स फॉरेन से इंपोर्ट किए तो ईस्ट पाकिस्तान से डिमांड आई कि कुछ वेस्टर्न कमोड्स उनके ऑफिसेज में भी लगवा दिए जाएं। तो वेस्ट पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं, आपको क्या ज़रूरत है कमोड की, आप खेतों में जाएं। गजब बेइज्जती है। दिस वॉज द लेवल ऑफ ह्यूमिलिएशन। एक मुद्दा था इकोनॉमी। ईस्ट पाकिस्तान को टोटल इंपोर्ट्स का 20% हिस्सा मिलता था, जबकि उनका एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन 55 to 60% था। ईस्ट पाकिस्तान की आबादी 60% थी, पर उन्हें सिर्फ 25 से 30% इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट मिलती थी। ईस्ट पाकिस्तान से जूट एक्सपोर्ट किया जाता था और उससे मिले फॉरेन एक्सचेंज से वेस्ट पाकिस्तान के लिए गुड्स इंपोर्ट किए जाते थे। इनफैक्ट पाकिस्तान की कैपिटल सिटी इस्लामाबाद को बनाने के लिए ईस्ट पाकिस्तान के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया गया। एक तरफ ईस्ट में गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी थी, वहीं दूसरी ओर वेस्ट में जूट एक्सपोर्ट से कमाए गए पैसों से एक नया का नया शहर खड़ा किया जा रहा था। आलीशान इमारतें और चमचमाती सड़कें बनाई जा रही थी। ईस्ट पाकिस्तान के लोग गमज़दा होकर कहते थे कि इस्लामाबाद की सड़कों और इमारतों से पटसन यानी जूट की बू आती है। जैसे जैसे आवाम का भरोसा अपनी सरकार पर से उठा, उनके प्रोटेस्ट में और तेज़ी आई और इस प्रोटेस्ट में उनकी आवाज़ बने अवामी लीग के लीडर शेख मुजीबुर रहमान। अवामी लीग ने शेख मुजीब की लीडरशिप में 6 पॉइंट्स प्रेजेंट किया। ऑब्जेक्टिव था ईस्ट पाकिस्तान को अपने अफेयर्स के ऊपर कंट्रोल देना। क्या थे वो 6 पॉइंट्स? डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स के अलावा ईस्ट बंगाल पर लोकल कंट्रोल की अथॉरिटी हो, या तो 2 करेंसी बना दी जाए, या फिर ईस्ट से वेस्ट में पाकिस्तान जाने वाले कैपिटल को रोकने के लिए संविधान में प्रोविजन लाया जाए। ईस्ट बंगाल की खुद की फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी हो, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन स्टेट कंट्रोल में हो, टैक्स और रेवेन्यू कलेक्शन स्टेट के कंट्रोल में हो। ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान की फॉरेन अकाउंट अर्निंग सेपरेट रखी जाए। ईस्ट बंगाल की सेपरेट मिलिशिया या पैरामिलिट्री फोर्स हो। ये सारे डिमांड्स आउटराइटली रिजेक्ट कर दिए गए और मौका मिलते ही शेख मुजीब को जेल में डाल दिया गया और मुद्दा बनाया गया अगरतला कॉन्स्पिरेसी केस। शेख मुजीब पर यह इल्ज़ाम था कि उन्होंने बॉर्डर पार अगरतला इंडिया जाकर ईस्ट पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी रची। प्रेसिडेंट अयूब खान ने मुजीब को जेल में डाल दिया एंड दिस वाज अ ब्लंडर। जो अब तक एक लिमिटेड प्रोटेस्ट थी, वो अब पूरे ईस्ट पाकिस्तान का प्रोटेस्ट बन चुका था। पर अयूब खान के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाली अवामी लीग अकेली पार्टी नहीं थी। राजनीतिक अखाड़े में एक और बड़ा लीडर था, जुल्फिकार अली भुट्टो। सिंध में पैदा हुए, बर्कली और कैम्ब्रिज में पढ़े, अ सीजन्ड पॉलिटिशियन विद अ फाइन ऑरेटरी स्किल्स। उन्होंने अयूब की कैबिनेट में सर्व भी किया था, फॉरेन मिनिस्टर भी बने और 1965 में पाकिस्तान के इंडिया अटैक को सपोर्ट भी किया था। पर पाकिस्तान की हार के बाद वो बहुत कन्वीनियंटली अयूब खान से अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। ही रॉक्स द बोट एंड फॉर्म्स हिज ओन पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो अब तक सिर्फ हक की लड़ाई थी,
वो अब एक करप्ट और एक डिक्टेटोरियल रिजीम के खिलाफ लड़ाई बन चुकी थी। पाकिस्तान में हालात ख़राब हो रहे थे, सिचुएशन अयूब खान के कंट्रोल के बाहर जा चुकी थी, लिहाजा उन्हें रिज़ाइन करना पड़ता है और उनके बदले एक नए जनरल पाकिस्तान की हुकूमत पर काबिज हो जाते हैं, जनरल याहिया खान, एन अल्कोहलिक विद सम शेडी हैबिट्स। पब्लिक सेंटिमेंट को कंट्रोल करने के लिए शेख मुजीबुर रहमान को भी जेल से रिहा कर दिया जाता है। ही गेट्स अ ग्रैंड वेलकम इन ईस्ट पाकिस्तान और उन्हें बंग बंदों की उपाधि से नवाजा जाता है। सत्ता में आते ही जनरल याहिया खान ये क्लियर कर देते हैं कि आर्मी देश पर रूल नहीं करना चाहती, वो सिर्फ एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट फॉर्म होने तक ही सुपरवाइज करेंगे। पर प्राइवेटली याहिया खान का कहना था, एंड आई कोट, कम से कम अगले 14 सालों तक आर्मी को ही इस देश को रूल करना होगा। मैं इस देश को इन भेड़ियों के हाथ में नहीं दे सकता। हाउ क्यूट। अब पाकिस्तान का पावर टसल एक ट्रायंगल था। एक तरफ थे जनरल याहिया खान जो अपनी पावर रिटेन करना चाहते थे, एक तरफ शेख मुजीबुर रहमान जो ईस्ट पाकिस्तान की ऑटोनॉमी चाहते थे, और एक तरफ जुल्फिकार अली भुट्टो जो पाकिस्तान के वजीर आज़म बनना चाहते थे। कट टू नवंबर 1969। जनरल याहिया खान अगले इलेक्शन का लीगल फ्रेमवर्क प्रेजेंट करते हैं और इलेक्शन की डेट अनाउंस करते हैं, अक्टूबर 1970, और कंडीशन ये लगाते हैं कि जो भी पार्टी चुनाव जीतती है उसे 120 दिन के अंदर ही न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करके उसे अडॉप्ट करना होगा। अगर विनिंग पार्टी 120 दिन के अंदर ये नहीं कर पाती है तो असेंबली डिसॉल्व कर दी जाएगी और फिर से चुनाव कराया जाएगा। ऐसे तो नहीं होता है। ये कंडीशन दरअसल याहिया खान का एक ट्रैप था। उन्हें पता था कि भुट्टो या मुजीब में से किसी को भी फुल मेजॉरिटी नहीं मिलेगी और कोई भी पार्टी 120 दिन के अंदर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर उसे अडॉप्ट नहीं कर पाएगी। मतलब ये था कि सिक्योरिटी का हवाला देते हुए याहिया खान लंबे समय तक पाकिस्तानी पावर की कुर्सी पर टिके रहेंगे। दिस वॉज द मास्टर स्ट्रोक फ्रॉम याहिया खान, एक्सेप्ट दैट दिस मास्टर स्ट्रोक एक्चुअली फेल्स। इलेक्शन के ठीक पहले ईस्ट पाकिस्तान को बाढ़ और साइक्लोन की वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ता है। हजारों लोग बेघर हो जाते हैं, हजारों लोग मारे जाते हैं। दुनिया भर से ईस्ट पाकिस्तान के लिए फूड एंड रिलीफ मटेरियल सप्लाई किया जाता है, पर वेस्ट पाकिस्तान से एक लीडर भी ईस्ट पाकिस्तान का दौरा करने नहीं आता है। उनका अपना मुल्क उनसे सौतेला बर्ताव करता है। और जब शराब के नशे में धुत याहिया खान बीजिंग से लौटते हुए फ्लड एरियाज का मुआयना करते हैं तो वो ये कहते हैं, एंड आई कोट, द इशू हैज बीन ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। शेख मुजीब अपनी इस सरकार के क्रिमिनल नेग्लिजेंस को हॉलोकास्ट तक से कंपेयर करते हैं। ईस्ट पाकिस्तान की आवाम को अपने मुल्क के हुक्मरानों का रवैया साफ हो जाता है, दे डोंट केयर, और सालों की एट्रोसिटीज़ का, नेग्लिजेंस का, एरोगेंस का वो जवाब देते हैं चुनाव में। वो चुनाव जो पाकिस्तान की तारीख बदल कर रख देता है। ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग 162 में से 160 सीट जीत जाती है और वेस्ट पाकिस्तान में भुट्टो की पार्टी 138 में से सिर्फ 81 सीट जीत पाती है। पूरे पाकिस्तान में सरकार बनाने के लिए मेजॉरिटी चाहिए थी 151 सीटों की, 151, और अवामी लीग के पास, शेख मुजीबुर रहमान के पास 162 सीटें थी। यानी नंबर्स के हिसाब से अवामी लीग न सिर्फ ईस्ट पाकिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान में सरकार बना सकती थी। पर चुनाव से ठीक पहले याहिया खान ने अपने कलीग से एक बात कही थी, एंड आई कोट, डोंट वरी, वी विल नॉट लेट दैट ब्लैक बास्टर्ड्स रूल ओवर अस। याहिया का मास्टर प्लान फेल हो चुका था, पर एक काले, छोटे कद के, इंफीरियर रेस के हाथ में पाकिस्तान का मुस्तकबिल देना उन्हें गवारा नहीं था। पर मुजीब को वेस्ट पाकिस्तान में कोई दिलचस्पी भी नहीं थी। उनका फोकस था ईस्ट पाकिस्तान और 6 पॉइंट्स प्रोग्राम। मुजीब का कहना था कि अगर याहिया प्रेसिडेंट बने रहना चाहते हैं तो वो बने रहें, पर उनकी पावर उतनी ही होगी जितनी कि ब्रिटेन में क्वीन एलिजाबेथ की। ही विल बी द क्वीन एलिजाबेथ ऑफ पाकिस्तान। लीगल फ्रेमवर्क के हिसाब से याहिया खान को अवामी लीग को इन्वाइट करना चाहिए था नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर नेशनल असेंबली कन्वीन करने के लिए। वहीं भुट्टो अवामी लीग के 6 पॉइंट्स प्रोग्राम के सख्त खिलाफ थे और याहिया खान का भी इनडायरेक्टली सपोर्ट भुट्टो को ही था। आफ्टर ऑल, अ पॉलिश्ड वेस्ट पाकिस्तानी इज ऑलवेज प्रेफरेबल टू द इंफीरियर रेस, इसलिए वो नेशनल असेंबली कन्वीन करने की डेट पुश कर देते हैं। इट वॉज अ डायरेक्ट अटैक ऑन द मैंडेट ऑफ द पीपल। ईस्ट पाकिस्तान में प्रोटेस्ट जोर पकड़ लेता है। बांग्लार मानुष मुक्ति चाहे, बांग्लार मानुष बाँचते चाहे,
বাংলার মানুষ তারা আজ তার অধিকার চায়। शेख मुजीब याहिया खान से ये अपील करते हैं कि वो मार्शल लॉ विड्रॉ करें और एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में सत्ता सौंप दें। 15 मार्च 1971 को याहिया खान का जहाज ढाका लैंड होता है और शुरू होती है नेगोशिएशन। 15 से 23 मार्च के बीच हुई मल्टीपल मीटिंग्स के दौरान अवामी लीग अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट करती है और दिलचस्प बात यह है कि याहिया खान और उनके कलीग्स इस पूरे नेगोशिएशंस को काफ़ी पॉजिटिवली लेते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम अवामी लीग वॉज हेल्पफुल, पर यह नेगोशिएशन एक ट्रैप था। बातचीत की आड़ में धीरे धीरे ईस्ट पाकिस्तान में आर्मी की संख्या बढ़ाई जा रही थी। याहिया वॉज जस्ट बाइंग टाइम फॉर द फाइनल ब्लो एंड द ब्लो कम्स सो। 25 मार्च 1971 रात 12 बजे एक मिलिट्री ऑपरेशन कमेंस होता है, ऑपरेशन सर्च लाइट। पाकिस्तानी सरकार का अपनी ही आवाम के खिलाफ किया गया एक जेनोसाइड। अब तक इस पूरे घटनाक्रम में इंडिया एक पैसिव ऑब्जर्वर था, पर अब ये इक्वेशन भी बदलने वाला था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।